साथियों, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेहद खास कथाकार ज्ञानरंजन की कहानियों पर बातचीत के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। बेहद खुशी की बात है कि अभी हाल ही में उनकी सभी कहानियाँ एक साथ संपूर्ण कहानियाँ की शक्ल में हम सबके पास हैं और ये संग्रह जो है वो राधाकृष्ण प्रकाशन से छप कर आ चुका है। इस संग्रह पर बातचीत के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि लीलाधर मंडलोई जी, और उनके साथ वक्ता के तौर पे राहुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि अध्यापक हैं और कहानियों पर एक अच्छी पकड़ रखते हैं और कहानी आलोचना की जगत में जाने पहचाने नाम है। इसी के साथ हमारे समय के चर्चित कथाकार और लोकवाणी प्रकाशन के संपादक मनोज जी भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। आज का संचालन मनोज जी करेंगे। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वो आगे आए और कार्यक्रम का संचालन करें। मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी। मैं अपने सम्मानित वक्ताओं लीलाधर मंडलोई जी और राहुल जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम यहाँ ज्ञानरंजन की कहानियों पर बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं। ज्ञानरंजन बकौल योगेंद्र आहूजा हिंदी कहानी के आखिरी उस्ताद हैं। तो जो साठोत्तरी जिस पीढ़ी के प्रतिनिधि कथाकार हैं उसके बारे में एक बात तो यही रही है कि अब हम बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हिंदी इतिहास की हमारे बीच में हिंदी के अध्यापक और गहरे अध्येता कहानियों के और उपन्यास के राहुल भी मौजूद हैं, जो है ये अच्छे से बताएंगे कि जब भी साठोत्तरी की बात होती है तो उसमें ये माना जाता है कि नहीं, जो साठोत्तरी के कथाकारों के साथ, सारे कथाकारों के साथ लगभग जो है इतिहास में आलोचना में जो है वो एक जो इतिहास किताबें पढ़ते हैं उसमें किंतु परंतु में चीजें आती हैं और ये माना जाता है कि नहीं, ये तो ऊप संतरास और पता नहीं क्या क्या जो है एकदम ये मतलब किसी भी तरीके की आस्था विहीनता के कथाकार थे। लोगों के पास कोई गहरा स्वप्न नहीं था जो है, और एक स्वर साठोत्तरी को लगभग एक स्वर में खारिज करने का ही भाव मिलता है। फिर बाद में जो है कुछ अलग अलग लेख जो है इन कथाकारों पर जो है अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। एक दूसरी बात है, मेरी अपनी पसंद में मैं मानता हूँ कि साठोत्तरी हिंदी की सबसे बेहतरीन, अगर कोई किसी कथा पीढ़ी की बात करें तो सबसे बेहतरीन और ताकतवर कथा पीढ़ी थी जो है, जिसके कथाकार जो है वो इतने दमखम के साथ में आए थे और उन्होंने हिंदी कहानी में इसको कहते हैं कि पहले की धारा को ब्रेक किया था जो, और इतनी नई चीजें लेकर के आए थे जो है कि इसको पहचानने की तमीज अगर कहें, हो सकता है कि वो शब्द थोड़ा ज्यादा कड़वा लगे जो है कि हमारे उस समय के आलोचक के पास में या जो भी लोग लिख पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे, शायद नहीं थे। ज्ञान जी की संपूर्ण कहानियां है, ये इसके ब्लर्ब से एक हिस्सा पढ़ना चाहूंगा जो है, जो जिसने भी लिखा है वो इतना सटीक ज्ञान जी के बारे में लिखा है जो है कि मैं उसके पढ़े बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ऐसे लेखक विरले ही होते हैं जिनकी रचनाएं अपनी विधा को भी बदलती हों और उस विधा के इतिहास को भी। ये बात ज्ञानरंजन के बारे में निर्वात रूप से कही जा सकती है कि उनकी कहानियों के बाद हिंदी कहानी वैसी नहीं रही जैसे कि उनसे पहले थे। उनके साथ हिंदी गद्य का एक नया, आधुनिक, सघन और समर्थ व्यक्तित्व सामने आया, जो उस दौर की भाषा में व्याप्त काव्यात्मक रोमान के बजाय काव्यात्मक सच्चाई से निर्मित हुआ था। ज्ञानरंजन की भाषा में उस पीढ़ी की भाषा थी जो भारतीय समाज में आजादी के महास्वप्नों के टूटने, परिवारों के बिखरने, मनुष्य के अकेले होते जाने और जीवन में अधीनता के प्रवेश जैसे हादसों के बीच विक्षोभ, अपनी हताशा और अपनी उम्मीद को पहचानने की बेचैन कोशिश कर रही थी। युवा होते समाज की इस आंतरिक उथल पुथल का इतना गहरा साक्षात्कार ज्ञानरंजन की कहानियों में मिलता है कि उनके अनेक चरित्र प्रेमचंद्र के कई चरित्रों की तरह हमारी स्मृति में अभिन्न रूप में शामिल हो गए। सन 60 के बाद की हिंदी कहानी एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु या कहानी का दूसरा इतिहास मानी गई और ज्ञानरंजन सामाजिक रूप से उसके सबसे बड़े रचनाकार कहे गए। लेकिन हर बड़े लेखक की तरह ज्ञानरंजन की कहानियां अपने दौर या समय को लांघती गईं और इसीलिए आज भी पढ़ने पर उनकी प्राय सभी कहानियां उतनी ही जीवंत, प्रासंगिक और प्रामाणिक महसूस होती हैं। क्षणजीवी जैसी कहानी लिखने और जीवन के निरर्थक क्षणों में अर्थ की खोज करने वाले ज्ञानरंजन दरअसल हमारे समय के सबसे दीर्घजीवी लेखकों में से हैं। अब ये बात ज्ञान जी के लिए जो लिखी गई है, और दूसरी बात ये कि ज्ञान जी तो शायद हिंदी के उन लेखकों में भी हैं जिन्होंने सबसे कम लिख करके भी कहानी कला के उस्ताद या कहानी के जो हिंदी कहानी के शीर्ष कथाकारों में शामिल रहे हैं, अभी भी हैं। तो मैं अब
इसी के साथ बातचीत के लिए राहुल को आवाज दे रहा हूँ कि राहुल आए और ज्ञान जी की कहानियों पर, उनके कथा व्यक्तित्व पर, उनके इस हिंदी कहानी में उनके ऐतिहासिक अवदान पर अपनी बातचीत रखें। राहुल। बहुत बहुत आभार मनोज, आदरणीय लीलाधर मंडलोई जी, साथी अनुपम, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो भी साथी हमें सुन रहे हो उन सबको मेरा नमस्कार। ज्ञान रंजन जी, अगर हम बात करें कि मेरी पीढ़ी में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक ज्ञान जी पहल अपनी कहानियों के जरिए नहीं आए, वो अपनी पत्रिका पहल के जरिए हमारी जिंदगी में दाखिल हुए, और पहल के बाद हम उनकी कहानियां और दूसरी रचनाओं तक पहुंचे। जैसा कि मनोज ने कहा कि बहुत कम लिखकर और उन्होंने एक दुर्लभ सी लगने वाली ख्याति हिंदी कहानी के इतिहास में अर्जित की है। तो हमारा जो ज्ञान रंजन जी से परिचय हुआ वो पहल के मार्फत हुआ, और फिर हम उनकी कहानियों की ओर गए। अब पहल से जो एक छवि निर्मित हुई थी, उसमें जो वैचारिकता थी, जो प्रतिबद्धता थी, उस वैचारिकता और प्रतिबद्धता के साथ जो है वो हमने उनके लेखन को पाया, और अब संपूर्ण कहानियां हमारे सामने प्रस्तुत है। लेकिन उस वक्त मुझे जो उपलब्ध था वो ज्ञान रंजन जी की प्रतिनिधि कहानियां उपलब्ध थी, और उससे जब मैं गुजरा तो वो एक अलग परसेप्शन उन कहानियों से उभरा। वहां पर पहल में जो वैचारिकता और प्रतिबद्धता वाली जो छवि थी, इससे इतर वहां पर हम दूसरे किस्म की चिंताओं को देखते हैं। तो मेरे लिए एक सवाल तो यह था कि उनकी कहानियों में जो बाद के दिनों के ज्ञान रंजन थे, वो चिंताएं मुझे उस रूप में नहीं मिली थी। प्रतिनिधि कहानियों की मैं बात कर रहा हूँ। ये संग्रह मुझे देर से मिला, सारे कहानियों से मैं नहीं गुजरा हूँ। तो अभी एक फाइनल निर्णय या जो भी है अपनी तरफ से, अब वो मैं दे पाने की स्थिति में नहीं हूँ। पूरी कहानियों से गुजर जाऊंगा, तब उस सवाल के आलोक में मैं देखूंगा कि आखिर वो चिंताएं कौन सी थी, सामाजिक राजनीतिक चिंताएं, जो उनकी कहानियों में तब भी मौजूद थी, जिसका विस्तार बाद में हम उनके लेखन या सृजन कर्म में देखते हैं। अब एक बात और हुई उन कहानियों को पढ़ने के दरमियान कि बाद में जब याद करने की कोशिश की मैंने कहानियों को, तो कुछ कहानियां तो याद रह रही थी, लेकिन ज्यादातर कहानियों के शीर्षक याद रहते थे, कहानियां याद नहीं रहती थी। और ये ठीक इसी किस्म की समस्या हमें अपने साथी कुणाल सिंह की कहानियों को पढ़ते हुए भी जो है वो हो रही थी कि उसकी भी कहानियों के शीर्षक याद रहते थे, कोई दृश्य याद रह जाता था, लेकिन कहानी जो है वो ठीक ठीक तरीके से याद रह जाए, ऐसा नहीं हो पा रहा था। अब एक आलोचक के लिए कई बार ये सब एक प्रश्न के तौर पे मौजूद होते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जो किसी कहानी को हमारी स्मृति में दर्ज करने में मददगार साबित होती हैं, और वो कौन से कारण थे कि ये कहानियों के शीर्षक तो याद रहते थे लेकिन कहानियां ठीक ठीक याद नहीं रहती थी। तो सैद्धांतिक तौर पे जब इस सवाल को हमने ज्ञान रंजन जी के संदर्भ में क्वाइन किया कि क्यों ऐसा है, आखिर इसका जवाब खैर तब आलोचक नहीं हुआ था, बस ये सवाल जेहन में था। तो वो सवाल वहीं का वहीं रह गया। आलोचक अभिशप्त होता है जो है वो चीजों को समझने के लिए, पाठक के साथ ये छूट होती है कि वो ठीक है सवाल है, उसका जवाब मिले ना मिले वो आगे बढ़ भी जाता है। तो उस वक्त मैं आगे बढ़ गया था, लेकिन बाद में जब आलोचना कर्म में उतरा तो फिर ये सवाल तब भी टंगा हुआ था वहां, लेकिन इस सवाल का जवाब तब भी उस रास्ते नहीं मिला। तब फिर दूसरे रास्ते जो है वो हमने इस सवाल को टटोलने की कोशिश की, और वो दूसरा सवाल इस रूप में खुद से पूछा मैंने कि अगर मैं जो कहानियां पढ़ता हूँ उसमें कौन सी कहानी या कौन सा कहानीकार है जो जिसकी कहानियां सर्वाधिक मुझे याद हैं या हमारी स्मृति में आसानी से जो है वो दर्ज होती रही हैं उनकी कहानियां। तो उसमें जो सबसे पहला नाम तुरंत कौंधता है वो प्रेमचंद ठहरते हैं। इस बहाने प्रेमचंद को फिर से देखना शुरू किया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से प्रेमचंद जो है वो इतनी आसानी से हमारे स्मृतियों में जो है वो दर्ज होते हैं। वहां दो तीन चीजें मुझे मिली। एक तो चरित्र, घटना और कथानक, इन तीनों को बुनने की कला जो प्रेमचंद में है, मतलब अब तो मैं उसके विस्तार में अभी नहीं जा रहा हूं जबकि हमारे पास पर्याप्त समय है। सिर्फ एक उदाहरण मैं दूंगा आपको। क्या प्रेमचंद की कोई भी कहानी ध्यान में देखे तो ये तीनों चीजों का जो है ना एक सहमेल आपको वहां पर मिलेगा। और घटना के वो बहुत मास्टर उस्ताद आदमी हैं,
मृत्यु उनके कहानियों में जिस ढंग से आती है कि एक काम तो केवल इस पर किया जा सकता है कि उतना ब्रूटल कथाकार कोई नहीं हुआ है जो किसी भी पात्र को हंसते खेलते अगली 2 पंक्तियों में मार सकता है। ये पूरे प्रेमचंद के कथा साहित्य में आपको दिखेगा कि वो जब चाहे तब किसी भी चरित्र की हत्या कर सकते हैं। ये अद्भुत ताकत है उनके पास, कहीं भी पूरा उठाकर देख लीजिए, वो गजब की ताकत है उनमें। और तब ये समझ में आया कि घटनाओं के जरिए जो है वो किस ढंग से हमारी स्मृति के गलियारों में जो है वो दाखिल होते हैं, चरित्र को बिल्डअप करते हैं। मतलब उस्ताद और मास्टर आदमी जो है, ज्ञानरंजन जी के इस सवाल से प्रेमचंद को दोबारा मुझे देखने की एक दृष्टि मिली। और फिर जब मैं लौट कर आया तब मैंने पाया कि ज्ञानरंजन जी की जो कहानियां हैं उसमें कुछ कहानी जो हमें याद रह जाती है, उसके जो कुछ दृश्य याद रह जाते हैं, उसमें जैसे अमरूद का पेड़ ले लें या घंटा का वो वाक्य तो टंगा ही रह जाता है कि मैं कुंदन सरकार का घंटा था लेकिन वो सड़क पे गिरा हुआ था कुटाई के बाद, या पिता जो कहानी है। लेकिन फिर इन्हीं सब चीजों से एक और अजीब सा निष्कर्ष जो है वो निकल कर आया, और वो निष्कर्ष ये था कि क्या ज्ञानरंजन अपने समय में कहानी के नैरेटिव स्ट्रक्चर में कोई तोड़ फोड़ कर रहे थे। मसलन कि कथानक के स्तर पर अगर आप देखें तो उस दौर में जो कहानियां लिखी जा रही हैं वो बिल्कुल जुदा किस्म की कहानियां हैं। कथानक उसमें बहुत ठोस रूप में मौजूद है, लेकिन ज्ञानरंजन की कहानियों में जब हम आते हैं तो कथानक वाला जो तत्व है वो थोड़ा सा विरल है, मतलब वो तरल रूप में है थोड़ा, और उसकी तरलता ही जो है वो हमें हमारे स्मृति में उसको ठीक तरीके से जो है वो दर्ज होने नहीं देती है। एक दूसरी बात और है कि आप देखेंगे कि घटनाएं बहुत कम घटती हैं ज्ञानरंजन की कहानियों में। कुछ घटने को होता है, हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि अब कुछ होगा, लेकिन वो बिना घटे वो कहानी जो है वो गुजर जाती है। चुप्पियां कहानी है, उसमें करण है और एक लड़की है। पूरी कहानी जो है उसमें लगता है कि शायद चुप्पी टूटेगी, लेकिन वो चुप्पी जो है वो टूटती नहीं है। उस कहानी में एक दृश्य आता है, वो दृश्य इतना सुंदर है कि मैंने उसको अंडरलाइन किया था कि उस चीज को मैं रेखांकित करूं। उसमें एक लड़की है मिन्नो और करण है। पूरी कहानी में दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं है, और एक किशोर मन है करण का जिसमें कुछ स्नेहिल भावनाएं हैं मिन्नो के प्रति, लेकिन जो अबोला है वो अबोला हर बार लगता है कि शायद इस दफे कोई पहल होगी और टूटेगा, और वो टूटता नहीं है। उस कहानी में एक दृश्य आता है कि जिसमें करण सोया हुआ है और फिर जब वो उठता है तो देखता है कि वो जिस कमरे में सोया था उसमें पूरा झाड़ू मिन्नो करके जा चुकी है। ज्ञानरंजन लिखते हैं, यह वह जानता है क्योंकि झाड़ू की सीके और धूल के टापू उसके पास पड़ोस में पड़े थे। करण का मन मिन्नो के अजूबेपन पर उमड़ आया। वो समझ गया कि मिन्नो ने मेरी खाट और कमरे के प्रति कितनी लज्जा है, पर उसे इस लज्जा और संकोच के फौलाद के पिघलने की कोई सूरत ही नजर नहीं आई। मतलब वो आई, झाड़ू करके गई और उस हिस्से को छोड़ दिया जिसमें जो है वो करण सोया हुआ था। इन चीजों को अगर आप देखें तो ऐसे खूबसूरत दृश्य फेंस के इधर उधर में ऐसे कई दृश्य हैं। वो दृश्यों की जो है वो एक कहानी में जान पड़ती है। तो जब हम ज्ञानरंजन को कहानी का उस्ताद कहते हैं तो उस्ताद कहने के मूल में ये भाषा को बरतने की उनकी एक जो है बहुत शानदार अदा है, और इसको हम ठीक समझ पाते अगर उस पीढ़ी को एक आलोचक मिला होता जो उसको उसी वक्त दर्ज कर रहा होता तो हम इस बात को समझ पाते। जैसे हम अपने वक्त में, विशेषकर मैं अपनी युवा पीढ़ी के चीजों को जिस ढंग से देख रहा हूँ, या उदय प्रकाश की कहानियों को जिस ढंग से हमने देखा था एक एक करके आते हुए, जिस रूप में हम उसका पाठ करने की स्थिति में है, कोई उस समय का कोई आलोचक रहा होता जिसने जब फेंस के इधर उधर आई थी उस समय के रिएक्शंस को दर्ज किया होता। पिता, बहिर्गमन, घंटा जैसी कहानियों का हिंदी समाज ने किस ढंग से जो है वो स्वागत किया, क्या प्रतिक्रियाएं दी, ये भी कई बार जब हम पढ़ते हैं एक आलोचक होने के नाते तो ये ट्रेसेस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इससे कहानी के पाठ को खोलने में बहुत मदद मिलती है। ये दोनों बातें होती हैं क्योंकि हम उस समय में लौट कर नहीं जा सकते हैं।
तो उस समय जिस ढंग से उसको परसीव किया गया था, इसका पाठ विकसित करने का, उसके परिप्रेक्ष्य को विकसित करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। और जिन शहरों में मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ तो कोई ऐसी लाइब्रेरी भी नहीं है कि हम कोई उस वक्त की पत्रिका जाकर ढूंढे, तो ढूंढने से भी कुछ मिलना नहीं है यहाँ। राधा कृष्ण प्रकाशन का तो मैं विशेष रूप से शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि कम से कम ये छोटे शहरों में जो लोग पढ़ना चाहते हैं, वो अखिलेश की संपूर्ण कहानियां हों या ज्ञानरंजन की संपूर्ण कहानियां हों, और जिस सिलसिले में ये चीजें आ रही हैं, हमें लगता है कि आगे कुछ और संपूर्ण कहानियां आएंगी, तो इसमें हम जैसे लोगों के लिए काम करने की गुंजाइश थोड़ी बढ़ गई है कि अब हमें किताब जुटाने में अलग से श्रम नहीं करना होगा। वो चीजें एक जगह एक मुश्त उपलब्ध हैं, तो कम से कम उनकी पीढ़ी ने वो काम नहीं किया, तो मतलब हम तो इस काम को करेंगे। और मैंने इसकी शुरुआत की भी है। राजकमल से जो किताब आई है अंतर्वस्तु का शिल्प, उसमें ज्ञानरंजन के ठीक बाद की पीढ़ी पर मैंने अपने उस काम को केंद्रित किया है। और वो एक योजना है, उसके पीछे भी मैं जाऊंगा, उसके आगे भी मैं आऊंगा, इस पीढ़ी तक भी आऊंगा। 4-5 खंडों की वो योजना है, तो धीरे धीरे वो आकार लेगी। ज्ञानरंजन जी वाला जो काम आएगा, उस सिलसिले में एक तो ये परिप्रेक्ष्य का मामला था जो मैंने आपको बताया कि वो परिप्रेक्ष्य क्या था जहां पर ज्ञानरंजन की कहानियां आ रही थी। क्योंकि जिस साठोत्तरी पीढ़ी को कहते हैं, वो सच में बहुत वैविध्यपूर्ण है। इतना वैविध्यपूर्ण है कि आप उनकी कहानियों को पढ़ें तो ये कई बार यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि वो सब एक ही वक्त में लिख रहे हैं। चिंताएं इतनी अलग अलग हैं, रिफ्लेक्शंस इतने अलग अलग हैं, चीजों को दर्ज करने के तौर तरीके इतने अलग अलग हैं कि वाकई में वो एक समृद्ध और संपन्न करने वाला दौर है। मैं जो बात आपसे कह रहा था कि ज्ञानरंजन की कहानियों को पढ़ते हुए ये महसूस हुआ कि उन्होंने कहानी के नरेटिव स्ट्रक्चर को जो है वो तोड़ने की बहुत डेलिब्रेट मतलब कोशिश की थी। वो अनचाहे नहीं हुआ है, क्योंकि ये बार बार उनकी कहानियों में दिखता है। अब मुझे ठीक ठीक मैं इसलिए ठीक ठीक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि एक आलोचक होने के नाते आप कुछ कहते हैं तो उसके पीछे एक दावा होना चाहिए, लेकिन उस पर जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितना शोध करना चाहिए, उस दिशा में अभी मैं बढ़ा नहीं हूँ। लेकिन एक इम्प्रेशन मैं अपना साझा करना पसंद करूंगा कि ये थोड़ी सी स्ट्रक्चर में जो नरेटिव है कहानी का, इसमें तोड़फोड़ की थोड़ी सी कोशिश मुझे निर्मल वर्मा में भी दिखती है। लेकिन अभी मैं इस तोड़फोड़ का आकलन नहीं कर सका हूं कि किसके तरफ से जो है ये तोड़फोड़ ज्यादा मुकम्मल तरीके से की गई, एक नए ढंग के कथन को विकसित करने की कोशिश की गई। और ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ज्ञानरंजन और निर्मल वर्मा को मैं एक साथ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हिंदी में जब किसी चीज को बहुत गहरे उतर कर देखने की हम कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसी अजीब चीजें साकार होती हैं। मसलन जब आधुनिकता के मसले पे मैं काम कर रहा था और भारतीयता के सवाल पर मैं बहुत गहरे उतरा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, रामविलास शर्मा और निर्मल वर्मा सब एक सीध में खड़े थे। अब एक सांस में एक सीध में इनको गिनाना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस सवाल पे जब आप देखेंगे तो गजब की जो है वो साम्यता दिखती है। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये सिर्फ कहानी की जो संरचना है उसमें जो तोड़ फोड़ की गई है, खास करके कथानक के संदर्भ में, उसमें एक साम्यता मुझे जो है वो देखने को मिलती है। और उस कथ्यहीन कथा वाली संरचना का जो एक्सटेंशन जो है वो हमारी पीढ़ी में, मनोज की पीढ़ी में जो है वो कुणाल के यहाँ ये थोड़ा सा दिखता है, लेकिन अभी इसका जो है वो मिलान करना बाकी है। ये मेरे शुरुआती इम्प्रेशंस हैं जो मैं काम करता हूँ, उसके कुछ इम्प्रेशंस मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि भविष्य में इस दिशा में मैं कुछ चीजें जो है वो देखने की कोशिश करूंगा। एक बात और है कि जब हम हिंदी के कहानीकार, खास करके जिनकी पहचान प्रगतिशील धारा से जुड़ी हुई हो, तो उसमें हम ज्यादातर सामाजिक परिघटनाओं को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कुछ उस किस्म की घटनाएं, आपातकाल लगा या नक्सलवाड़ी मूवमेंट हुआ, या साठोत्तरी कहानी की सबसे बड़ी एक पहचान ये भी थी कि वो मुंह भंग को किस ढंग से दर्ज कर रहा है। इन चीजों पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ज्ञानरंजन की कहानियों से इन नुक्तों पर गुजरने की कोशिश करते हैं तो बहुत हमारे हाथ सॉलिड ढंग से चीजें नहीं लगती हैं। तो इसको पढ़ते हुए ये महसूस होता है कि ज्ञान जी के साथ जो है ना ये बातचीत एक इस ढंग से होनी चाहिए कि वो अपने कहानी की गिरोहों को खुद खोलें, कोई कायदे से उसको पढ़े और उनसे ये बात करे, और ये बात जितनी जल्दी उनसे की जाए उतना बेहतर है कि इन चीजों को हिंदी साहित्य में हम दर्ज कर सकें। ये एक स्थायी महत्व की चीज होगी।
क्योंकि उस पीढ़ी में आलोचना को जो काम करना था वो किया नहीं गया, तो हमारे पास अब प्रामाणिकता का जो स्रोत उपलब्ध है, बेहतर है कि उसी से जाकर जो है वो पूछ लिया जाए, बजाय इधर उधर बहुत जो है वो कयास लगाने के। तो कई बार मुझे ये लगता है कि बहुत जो है उसमें हाथ पैर मारना नहीं है, अगर चीजें बहुत आसानी से मिल सकती हैं तो ये काम फौरन से पेशतर जो है वो हमें कर लेना चाहिए। अब मुझे लगता है मैंने पर्याप्त वक्त लिया है। अब बिंदुओं में कुछ बातें जो है वो मैं बता देना चाहता हूं कि ज्ञानरंजन की कहानियों को पढ़ते हुए अगर कोई अभी का रचनाकार कुछ सीखना चाहता है तो एक बात जो है वो है कि ऑब्जर्वेशनल पावर की बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, और वो अमरूद के पेड़ पे कहानी लिखते हैं। अमरूद के पेड़ के साथ उस परिवार का पूरा जीवन नथी हो गया है। मतलब वो सिर्फ अमरूद का पेड़ नहीं होके उस विरासत का साक्षी हो जाता है, उसके साथ उस पूरे परिवार की कथा है। उस कथा के बीच में फिर एक वाक्य ऐसा आ जाएगा कि जो कहानी की शुरुआत में है कि उसको अशुभ मानकर पड़ोसियों ने जो है वो काटने की बात कही थी और उसको नहीं काटा गया, वो बहुत खुशियों का सबब बना वो अमरूद का पेड़, बहुत स्मृतियों का सबब बना अमरूद का पेड़। लेकिन बुढ़ापे में वही माँ के भीतर जो है वो एक डर पैदा हो जाता है, उस अमरूद के पेड़ को लेके वो अशुभ वाला डर पैदा हो जाता है। और उसमें एक वाक्य आता है कि उस समय तो हम लोगों में जब धीरे धीरे जिंदगी की बुलंदी विकसित हो रही थी, तभी माँ को रूढ़ी और अशुभ के मिथ्या भय ने पराजित कर दिया। तो ज्ञानरंजन की कहानियों में इस किस्म के वाक्य जो है ना वो कहानी के बीच में अद्भुत तरीके से आते हैं। मसलन एक जगह तो मृत्यु कहानी की एक मैं बात कर रहा हूँ, उसमें एक वाक्य है, उस वाक्य को आज के संदर्भ में देखिए कि वो लिखते हैं कि उस समय तो बस फौजी तरह की नौकरियां ही आसानी से मिल जाती थी, और अब देखिए कि जो हमारे देश में आलम है अग्निवीर और अग्निपथ के कारण कि वो फौज वाली नौकरियां भी कितनी मुश्किल हो गई हैं। और उस समय जो लिख रहे हैं, तो ज्ञानरंजन की कहानियों के समय के अगर समाज को आपको पकड़ना है तो उसकी बहुत बारीक रीडिंग आपको करनी पड़ेगी, और उस बारीक रीडिंग से जो है वो चीजें वहां पर आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि वो समाज जो है वो खड़ा होता है, लेकिन वो समाज उस रूप में नहीं है, वहां वो बिटवीन द लाइन्स है या बिल्कुल नेपथ्य में है। बहुत बारीक तरीके से उन्होंने बुना है, ऐसा एक जगह पे नहीं किया है। ऐसे कई जो है वो संदर्भ है उनकी कहानियों से जो खुलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन का पावर ज्ञानरंजन में अभूतपूर्व रहा है। छोटे से छोटे विषय को कहानी में परिणत करने की उनकी जो क्षमता है वो एक सीखने की चीज है अव्वल तो। दूसरा ये है कि उस पीढ़ी के बाद लंबी कहानियों का भी एक दौर जो है वो शुरू होता है, उस पीढ़ी के साथ साथ ही ये शुरू हो जाता है। लेकिन ज्ञानरंजन की ताकत जो है वो है शॉर्ट स्टोरी वाला फॉर्मेट। जो शॉर्ट स्टोरी वाला जो फॉर्मेट है उसके वो एक तरीके से बेताज बादशाह की तरह है कि एक छोटा सा विषय जिस पर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कहानी हो सकती है, वो उस पर जो है वो कहानी फेंस के इधर उधर देखिए। उसमें ऑब्जर्वेशनल पावर के साथ केवल विजुअलाइजेशन है, दृश्य है केवल। उस दृश्य की पर्दों के नीचे उतर कर देखेंगे तो फिर एक समाज के ढंग से आचरण करता है, उसकी मानसिकता के ढंग से काम करती है, बहुत से उसकी जो है वो ध्वनियां या रिफ्लेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो ऐसे ज्ञानरंजन की कहानियों पर से दिखती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उनकी कहानियों में स्मृतियों की भी बड़ी भूमिका है और अवचेतन भी जो है वो बहुत सघन और ठोस रूप में मौजूद है। मन की बहुत चिंता है उनके यहाँ, किशोर मन की जो है वो प्रेमिल कल्पनाएं भी जो है वो मौजूद हैं। खास करके जो कहानी में कह रहा था चुप्पियां, वो तो अद्भुत है कि एक किशोर के मन में किस ढंग से चीजें चल रही हैं उसको जिस ढंग से वो दर्ज करते हैं। परिवार बार बार उनकी कहानियों में लौटता है, संबंध उनकी कहानियों में बार बार जो है वो लौटता है। तो कुल मिलाकर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर जो है वो विस्तार से बातचीत की जा सकती है। मैंने आधा घंटा ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। और जब अभी तुमने नाम लिया था ज्ञान जी की कहानियों पर बात करते हुए निर्मल वर्मा का जब रेफरेंस आया था, तो मुझे याद आया कि जब सपना नहीं संग्रह पहली बार छपा था इस रूप में, तो इलाहाबाद से रचना प्रकाशन से वो किताब छपी थी जो है, जिसमें वो एक अष्ट जी के रिश्तेदार होते थे जीत मल्होत्रा जो है, और कालिया जी के प्रेस में छपती थी चीजें जो है, जहां से कालिया जी का भी संग्रह कली कुछ से आया था। तो रचना नहीं में ये था कि वो कहानियां थी जो अलग अलग संग्रह इकट्ठे किए गए थे, तो बीच में कुछ लोगों के कोटेशंस थे जो है,
तो उसमें जो पहला कोटेशन था ज्ञान जी की कहानियों के बारे में, वो अंग्रेजी में लिखा गया किसी पत्रिका के लिए, निर्मल वर्मा का कोटेशन था उसमें। दूसरा संयोग से अशोक वाजपेयी का था, और बाकी फिर डॉक्टर धनंजय और लोगों के थे उसमें। क्या बात। वो चीज मुझे याद आई अभी। मुझे अपने वक्ताओं का हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक उनका परिचय देना था जो है, तो ये गलती मैं अभी सुधार ले रहा हूँ कि हमारे जो साथी राहुल हैं, राहुल जो है हमारे हिंदी के ऐसे युवा आलोचकों में से हैं जिनसे हम सबसे दूर और देर तक साथ चलने की उम्मीद रखते हैं। और इनकी उपन्यास की आलोचना पर, कहानी की आलोचना पर जो है बहुत महत्वपूर्ण किताबें आई हैं। कहानी की आलोचना पर तो अभी भी राजकमल से थोड़े समय पहले ही किताब आई है, और देवी शंकर अवस्थी सम्मान से सम्मानित हैं, और हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण और विद्वान अध्यापक हैं। इनकी उम्र पे मत जाइए, अपने आप विद्वता का भी ये संबंध जो है उम्र से मान लिया जाता है कि अगर कोई आदमी 55-60 के नीचे का है तो विद्वान तो क्या ही होगा, और युवा को तो विद्वान कहने की परंपरा नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूँ। और अब मैं अपने अगले वक्ता लीलाधर मंडलोई जी पर आता हूँ। वो हिंदी के हमारे शेष कवियों में से एक हैं। ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, लोक कथाओं के गहरे अध्येता हैं, बहुत लोकप्रिय प्रशासक रहे हैं, नया ज्ञानोदय के संपादक और भारतीय ज्ञानपीठ के निदेशक रहे हैं। और एक ये भी हमारे लिए खास बात हो सकती है आज की बातचीत के रेफरेंस में जो है कि वो ज्ञान जी की कहानियों के बहुत प्रेमी पाठक हैं, और मेरे ख्याल से जहां तक मैं जानता हूं उनकी अभिन्न मित्रों की सूची में भी शामिल रहे हैं। तो मैं मंडलोई जी को बहुत बहुत आदर से यहाँ पर बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूँ कि वे उनकी कहानियों पर, ज्ञान जी के व्यक्तित्व पर बातचीत रखें। मंडलोई जी नमस्कार। मनोज जी ने एक बहुत अच्छी भूमिका बना दी जो मेरी आसानी के लिए एक तरह की जमीन तैयार करती है। और राहुल का जो लगभग आधे घंटे का वक्तव्य था वो ज्ञानरंजन की कहानियों की जो मूल चेतना है और जो दृष्टि है वहां तक पहुंच बनाती है। ज्ञान जी की संपूर्ण कहानियों का प्रकाशन ये जो राजकमल से आया है, मैं समझता हूं कि ये न केवल लेखकों के लिए लेकिन पाठकों और शोधार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा राहुल ने कहा, संपूर्ण कहानियों पर चर्चा करना तो एक छोटे से कार्यक्रम में संभव नहीं है, लेकिन मैं केंद्रीय रूप से कुछ कहानियों को ही लूंगा। और चूंकि यहाँ पर मनोज जी की और राहुल की उपस्थिति है और बोलता है वो कथा जगत के बहुत चर्चित नाम है, तो बहुत मुमकिन है कि वो समझ कहानियों को लेकर मुझ में ना हो। और मेरा नाम भी आलोचकों में कहीं शुमार नहीं है। तो ये सही कहा मनोज जी ने कि मैं दो चीजें हैं कि एक तो ज्ञान जी के बहुत करीब रहने का अवसर मिला है, और दूसरी बात यह है कि उनकी कहानियों को मैंने सिर्फ पढ़ा ही नहीं है। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैंने उनके व्यक्तित्व के ऊपर, उनके लेखन के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसका शीर्षक था कथाकार ज्ञानरंजन। जब वो फिल्म मैं बना रहा था तो एक बहुत दिलचस्प सी चीज उनके व्यक्तित्व के बारे में और कहानीकार के समूचे वजूद के बारे में मैं पढ़ पा रहा था। एक तो यह है कि वो शुद्ध कथाकार इस रूप में नहीं है कि जिनको सिर्फ कथा कहनी है। दरअसल क्या है कि पूरा समाज और पूरी जो दुनिया है उसको वो एक पेंटिंग की तरह या फिर एक फिल्म की तरह देखते हैं, क्योंकि फिल्म के बहुत सारे जो तत्व हैं उनकी कहानियों की बहुत बड़ी शक्ति है। जब मैं उनकी फिल्म बना रहा था तो जो चीजें मैंने नोटिस की उनकी दो एक बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम लोगों ने मोस्टली आउटडोर शूटिंग की थी, तो आउटडोर शूटिंग में जो लोकेल होता था उस लोकेल को हम लोग ज्ञान जी के साथ डिस्कस करते थे। जैसे उनका घर का हिस्सा बहुत छोटा था, बाकी हमने जबलपुर की और खासतौर पर मदन महल की जो पहाड़ियां हैं वहां उस फिल्म को शूट किया था। और भोपाल में भी एक
एग्रीकल्चर फॉर्म था जहाँ पर अमरूद के बहुत सारे पेड़ थे। तो हमने वो लोकेल भी उनको जाके दिखाया कि हम यहाँ पर भी कुछ शॉट लेना चाहते हैं। तो वो प्रसन्न हुए और हमने ये कहा कि आपकी कहानियों में एक खास तरह का संगीत और एक खास तरह की लय चलती है, तो क्या यह मुमकिन है कि आप जब अमरूद के उस बाग में घूम रहे हों तो कुछ गुनगुनाएं। आपको ताज्जुब होगा, ठाकुर प्रसाद सिंह के कई बहुत प्रचलित और बहुत ही पॉपुलर किस्म के जो गीत रहे हैं, लगभग सारे लोग गुनगुनाते हैं। तो वहां पर उन्होंने उन गीतों को चलते हुए शूट किया। उन्होंने कहा कि मैं चलते हुए गाना चाहता हूं, क्योंकि जब गति होती है तो मुझे थोड़ी सी आसानी होती है। दूसरा, आप ये देखेंगे कि वो जब उनके शॉट कंपोज किए जाते थे तो उनको अपने प्रोफाइल का, अपनी ड्रेस का, और वो जो बोल रहे होते थे वो बहुत बड़ा हिस्सा नहीं होता था, लेकिन वो ऐसा तैयार होता था कि आप उसमें से एक शब्द यहाँ से वहां एडिटिंग में नहीं निकाल सकते थे। तो ये गुण उनकी कहानियों में भी है, जिसकी तरफ राहुल ने संकेत किया कि एक पंक्ति भी आप वहां से हटा नहीं सकते। इसके अलावा ज्ञान जी उन लोकेल पर अपने बैठने को लेकर बहुत कॉन्शियस हुआ करते थे कि भाई मैं यहाँ बैठूंगा तो जो लाइट है, जो नेचुरल लाइट है सूरज की, वो उनके चेहरे पे आएगी, तो फ्रंटल शॉट लेना है या उनका प्रोफाइल लेना है। तो जब हम उनसे चर्चा करते थे तो वो ठीक उसी तरह से बैठा करते थे जिस तरह की लाइटिंग उस नेचुरल एनवायरनमेंट में हमें जरूरी होती थी। जहाँ जरूरी होती थी वहां वो लेट जाते थे और लेट के भी अपने शॉट देते थे। तो ऐसा लगता था जो उनकी कहानियां हैं, उन कहानियों में जिस तरह से अपने किरदार को वो पेंट करते हैं, लगभग उसी तरह से वो उनकी फिल्म के दौरान मैंने देखा कि वो उनका एक बिहेवियर लगातार बना हुआ था। मजे मजे में कई बार वो कंघी निकाल के कंघी भी कर लिया करते थे, बाल थोड़ा जब हम लोग कहा करते थे। और वो लगभग एक खुली हुई गुफा की तरह वो लोकेशन थी। तो कहीं पत्थर पर बैठना, कहीं उस गुफा के अंदर एक अपना एंगल बनाकर बात करना और किताबों से कोई हिस्सा पढ़ना, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां देखी। और घर में भी उनका जो घर है वहां बाहर की तरफ दीवार पर एक म्यूरल की तरह कुछ बना हुआ है, तो वो उन्होंने उसका बैकग्राउंड लिया। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान जी जीवन में भी जिस तरह कहानी में एक किरदार होता है, एक एक्टर होता है, उस तरह से वो अपने जीवन में भी इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखा करते थे। बतौर पाठक मैं सालों साल ये सोचता रहा हूँ कि ज्ञान जी की कहानियों में ऐसा क्या है जो उन्हें बिसरने नहीं देता, या कहें कि उनको कालजयी बनाने में मदद करता है। मैं 1994-95 की बात बताता हूँ कि हम लोग भोपाल दूरदर्शन के लिए उनकी 3 कहानियों को केंद्र में रखकर बहिर्गमन शीर्षक से एक फिल्म का निर्माण कर रहे थे। और इसकी पटकथा सुप्रसिद्ध पटकथा लेखक प्रभुनाथ सिंह आजमी ने लिखी थी। इस फिल्म में हमने बहिर्गमन के अलावा संबंध और यात्रा को भी शामिल किया हुआ था, क्योंकि तीनों का जो कंटेंट था या तीनों की जो कथा वस्तु थी वो आपस में एक दूसरे से जेल करती थी। लेकिन हमने उन पटकथा लिखने के पहले हमने एक काम किया। हमने बार बार उनकी कहानियों का पाठ जोर जोर से बोलकर किया
और ये इसलिए किया कि पटकथा लेखक प्रभुनाथ सिंह आज़मी भी चाहते थे, और चूंकि मैं उसके निर्माण में था तो हम ये देख सकें कि बार बार पढ़ने के बाद जो दृश्य स्मृतियों में बचे रह जाते हैं उनको किस तरह से बहुत केंद्रीय और फोकस भाव में हम कहानी में ला सकें। तो हमने ये देखा कि फिल्म और पटकथा के लिए हमने जिन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया वो उनके दृश्य थे जो कहानियों में थे, ध्वनियां थी, बिंब थे, प्रतीक थे, और आपने देखा होगा कि संवाद ज्ञान जी की कहानियों में बहुत कम आते हैं क्योंकि प्रथम पुरुष में उनका एक नरेशन चलता रहता है कथा में। तो जब हम लोगों ने उस कथा को डिवाइड किया सीन्स में तो आपको ताज्जुब होगा कि उस 1 घंटे की फिल्म की 125 सीन हम लोगों को डेवलप करने पड़े, और इस सीन में कथ्य और कथा सूत्रों को जोड़कर हम लोगों ने पटकथा का एक रूप दिया। जैसे कि मैं बताऊं कि एक मोटिफ है जो ज्ञान जी की कहानियों में बार बार आता है, और उससे हमने देखा कि ज्ञानरंजन की कहानियों की गति और लय जो है वो किस तरह से अपने आप बिना किसी संवाद के खड़ी हो जाती है, और वो है रेल का मोटिव। रेल के बहुत सारे दृश्य, रेल के मतलब रेलवे स्टेशन, सिग्नल, उसका ग्रीन लाइट, रेड लाइट, और इंतजार करते हुए लोग, और जो 3rd क्लास का डब्बा होता है उसमें जिस तरह की भीड़ होती है, और जिस तरह का मतलब निम्न वर्गीय जो समाज है उसकी जो एक तरह की हलचल, उनका जीवन, उनका अभाव, उनकी गरीबी, वो किस तरह से वहाँ होती है, इस चीज पर हम लोगों ने बहुत दृश्यात्मक रूप से काम किया, और इसने हमको एक ऐसा कैनवास दिया कि हम उस पटकथा को संभव कर सकें। दरअसल क्या है कि इन कहानियों पर पटकथा करते हुए या कहानियों को, मतलब मैं दूसरी भाषा में कहूंगा कि उनकी कहानियों को समझते हुए, पढ़ने के साथ फिल्म के लिए तो समझ ही रहे थे, साहित्य में एक पाठक जिस तरह से समझता था वो एक दो ध्रुव थे। एक पटकथा लेखक का ध्रुव था, एक पाठक का, और जिसको फिल्म बनानी थी उसका था। तो इसके साथ हम लोगों ने पिता, अमरूद का पेड़, हास्यरस, रचना प्रक्रिया, छलांग, घंटा, क्षणजीवी और अनुभव, इन कहानियों को भी साथ साथ में पढ़ा ताकि एक बड़ा कैनवास उनकी कहानियों में दृश्य के लिए, ध्वनि के लिए, प्रतीकों के लिए और बिंबों के लिए जो बनता है उसको हम आसानी से समझ सकें। तो ये जो बहिर्गमन हमने कहानी बनाई फिल्म के लिए, तो उसमें 3 जो कहानियां थी उसके केंद्र में हमने मोटे तौर पर देखा कि जो हिंदी साहित्य के भद्रलोक में जो घर रही है, मतलब जो घर कर रही सड़न है, और आदर्श की धज्जियां उड़ाता हुआ बुद्धिहीन व्यवहार है, और संबंधों की उपयोगिता का सोचा समझा विवेक और गणित है, और मनुष्य के स्वातंत्र और असहायता का जो मखौल है, और मध्य वर्ग में प्रवेश कर रही जो कमीनगी है, योग और भोग की मानसिकता है। तो ये केंद्रीय भाव उन कहानियों से निकल के आ रहा था, और हमने उस मानसिकता की आधुनिकता के संदर्भ में, मतलब रेशे रोए को उधेड़ने का, उसकी पड़ताल का एक काम इस फिल्म में किया। जैसे अगर मैं उदाहरण के लिए कहूं तो मनोहर और सोमदत्त इन प्रवृत्तियों के चरम नाटकीय पात्र हैं। प्रभाकर और मुकेश हैं जो 2 विपरीत तर्कों के संवाहक हैं, और प्रेम को शोषण के औजार की तरह इस्तेमाल करता हुआ एक पात्र है मुरली। माँ है जो ममता और अभिलाषा को लगातार होम करती रहती है एक घर के भीतर, और वहां एक आत्मतुष्ट और जगत रुष्ट पिता है। तो जो बहिर्गमन की जो कथा हम लोगों ने एक तरह से कंसीव की थी, उसमें आत्मसंघर्ष और द्वंद्व
जो किरदारों के बीच में था, वो फिल्म के लिए हमें बहुत महत्वपूर्ण लगा। एक कहानी में एक साथ विपरीत ध्रुवों की सोच वाले, व्यवहार करने वाले, सोचने वाले और एक तरह से उस तरह से एक्ट करने वाले जो किरदार थे, वो एक दूसरे से बहुत विपरीत थे। और किसी भी फिल्म के लिए जब तक एक दूसरे से विपरीत व्यवहार के कलाकार ना हो, स्वभाव के कलाकार ना हो, तो फिल्म का काम बनता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज्ञान रंजन की जो भाषा है वो अपने उस समय, जिसको कि साठोत्तरी कहा जा रहा है, उस समय तक महदूद नहीं रहती। आप देखेंगे कि इन कहानियों में आधुनिकता, विकास, कथा के नगरीय महानगरीय यथार्थ, कस्बे को पीछे छोड़ते हुए 22वीं सदी तक जो उनका कथानक है आधुनिकता के संदर्भ में, और जो मैंने कहा कि विकास और नगरीय महानगरीय यथार्थ और कस्बे का जीवन, वो 22वीं सदी तक भी यथावत चले आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत कुछ मूल चेतना नहीं बदली है मनुष्य की, वो और ज्यादा क्रूर और हिंसक और अवसरवादी होता जा रहा है। तो ये अपने समय में, साठोत्तरी समय में जिस सच और क्रूर सच्चाई की जो शक्ल बन रही थी समाज में, ज्ञान रंजन उसको पकड़ते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो आने वाले समय में लगातार चलती जाती है। अब जैसे मैं कह रहा था कि मैंने फिल्म के जो तत्व होते हैं और फिल्म में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको केंद्र में रखकर उनकी कहानियों का अधिकतर पाठ किया। दरअसल क्या है कि आप देखेंगे कि ज्ञान रंजन का कोई भी दृश्य स्टैग्नेंट नहीं होता, उसमें एक गति होती है। और ये जो गति है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है ज्ञान रंजन की कहानियों में, न केवल फिल्म बनाने के लिए बल्कि उसको पढ़ा ले जाने के लिए भी। मतलब जब ट्रेन का कोई प्रसंग आता है तो आप देखेंगे कि उसमें ज्ञान रंजन ट्रेन की गति, उसके रंग और दूर जाते समय उसका जो अंधकार है और उसके भीतर सफर करते हुए तलछट के लोग और मध्यम वर्गीय चेतना के जो लोग आधुनिक समाज में बन रहे हैं, उन सब का जो कैरेक्टर है वो आपको उसमें दिखाई देता है। और चूंकि वो सिर्फ नरेशन में है, इसलिए उसको खड़ा करना पड़ता है बहुत सारे जेस्चर के साथ और बहुत सारे मैनरिज्म के साथ। तो उनकी कहानियों में उनके पात्रों का जो जेस्चर है और जो मैनरिज्म है, वो भी लोगों को बिंब की तरह याद रह जाता है। अब जैसे उनकी कहानियों में जो तत्व मुझे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से उनकी कहानियां याद रह जाती हैं, आप देखेंगे कि राम कुमार के चित्र की वो बात करते हैं, कहीं वो संगीत की बात करते हैं, कहीं कविता की बात करते हैं, पेंटिंग का तो मैंने कहा। और एक खास तरह का जो जिस तरह से वो लिखते हैं और प्रकृति उसमें जिस तरह से आती है, उसमें एक लिरिसिज्म है, एक गीतात्मक तत्व है जो आपको याद रह जाता है। तो इस तरह से फिल्म की जो सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो इसके साथ नाटक, पेंटिंग और म्यूजिक, इन तमाम चीजों को अगर केंद्र में रखकर और उस मानसिकता के साथ, उस दृष्टि के साथ जब आप उनकी कहानियों को पढ़ते हैं, तब आपको उनके बहुत सारे बिंब और प्रतीक और उपमाएं यथावत याद रह जाती है। अब अगर आप देखें तो उनकी कहानियों में बहुत ध्यान से देखें तो एक अंतर्भुक्त पटकथा भी है जो फिल्म बनाने में काम देती है। उनकी कहानियों के सीन दर सीन अगर आप शॉर्ट डिवीजन को देखें तो आपको देखेंगे कि बहुत दूर का रेल का जो दृश्य है, या फेंस के इधर उधर जो दूसरा परिवार है, वो सब आपको एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट में भी दिखाई देते हैं,
क्योंकि एक वो जो लड़की है वो नीचे से चढ़ते हुए घर में प्रवेश करती है, तो आपको साइड प्रोफाइल भी मिलता है, आपको एक्सट्रीम लॉन्ग शॉट भी मिलता है, क्लोजअप भी मिलता है, यहाँ तक कि एक्सट्रीम क्लोजअप मिलता है। तो ये जो दृश्यों में कहानी कहने की जो कला और जो हुनर है, ज्ञानरंजन की को समझने के लिए आपको इसको जरूर समझना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि ऊपर ज्ञानरंजन एक पात्र की तरह या लेखक की तरह फैंस के इधर उधर में खड़े रहते हैं अपनी बालकनी में, और वहां से समाज को, उनके आने जाने को, जिस तरह के लोग हैं और जो पात्र, जो आधुनिक समाज का वो जो पंजाबी पात्र या पंजाबी परिवार है, उसकी जो गतिविधियां हैं वो लगभग एक फिल्म की तरह आपको चलती हुई दिखाई देंगी। उनकी कहानियों में ध्वनियों का एक बहुत मेजर रोल है और वो बहुत भरपूर है, और दृश्य के भीतर से आपको ध्वनियां जीवंत सुनाई पड़ती हैं। वहां पर संवाद हो या ना हो, लेकिन जो दृश्य और ध्वनियों का कारनामा है, कहानी आपको वहां हतप्रभ करती है। जहां तक संवाद की बात है, बहुत कम संवाद आते हैं, लेकिन जो संवाद आते हैं वो धारदार विशेषण लगाकर आते हैं और पाठक को एकदम हतप्रभ कर देते हैं, बांध लेते हैं, और उन्हें तब समझ में आता है कि उनके समकालीनों में ये जो हुनर है बांध लेने का, मतलब दो शब्द होंगे एक विशेषण के साथ और उनका एक युग्म होगा, लेकिन वो एक भी शब्द को आप, जैसे एक शब्द आता है खूंखार चेतावनी, चेतावनी तो खूंखार होती है, जैसे ही खूंखार लगाते हैं तो उसका जो डायमेंशन है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो ज्ञानरंजन मुझे लगता है कि अपनी कहानियों में मोहाविष्ट करते हुए कहानी के दृश्य, बिंब, प्रतीक, उपमाएं और चमत्कारी भाषा को चीरते हुए आज के कथ्य में वैचारिक रूप से जो प्रासंगिक है उसके ऊपर, जैसे थिएटर में लाइट डाली जाती है ना केंद्रीय पात्र के ऊपर, तो जिस समय जिस पात्र को जिस तरह से बिहेव करना है, जिस तरह से बोलना है, वो उसको उस स्पॉटलाइट में रखते हैं ताकि वही आपकी स्मृति में रह जाए। और ये गुण बहुत कम कथाकारों में रहता है। अब आप देखिए कि उस समय उनकी जो भाषा थी साठोत्री, उसमें जो आधुनिकता बोध था, उस समय जो मोह भंग की स्थिति थी, उस समय जो समाज बदल रहा था, उस समय राजनीति से जो एक तरह का डिस्टेंस लोगों के भीतरी संसार में बन रहा था, तो उसको वो उस भाषा में पकड़ते हैं। लेकिन आप देखिए कमाल कि वो भाषा आज उत्तर आधुनिक समय में 22वीं सदी में भी, चाहे विकास का मामला हो, चाहे भोगवादी संस्कृति का मामला हो, चाहे अमेरिकन जो बाजार से भेजी गई जो हमारी तमाम तरह की विसंगतियां हैं जो हमको इस उत्तर आधुनिक समाज में दिखाई देती हैं, उसके बीज और उसके सूत्र सिर्फ और सिर्फ ज्ञानरंजन की कहानियों में मतलब इस तरह से अंतर्भुक्त होकर मिलते हैं कि वो एक रास्ता उत्तर आधुनिक समय में बनाकर अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखते हैं। और वो जो अपने समय से एक खास तरह से कहा जाए तो अपनी कहानियों में उन जीवन स्थितियों से, उन सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों से एक तरह से हम पाते हैं कि कहानियों के भीतर उनके प्रति एक क्रोध, एक विरक्ति, एक अमर्ष और यहाँ तक कि घृणा, ये सारी चीजें बहुत चमकती धातुओं की तरह दिखाई देती है, जिसको हम लोग अमिताभ बच्चन के संदर्भ में एंग्री यंग मैन की बात करते हैं। तो आप सोचिए कि साठोत्तरी समय में ये जो क्रोध था सत्ता के विरुद्ध, राजनीति के पराभव और सड़न के विरुद्ध,
वो उनकी कहानियों में नफरत की हद तक जाता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। अब जैसे मैं जिन चीजों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो मैं ये भी याद करने की कोशिश करता हूं, और ये मेरे पूरे पाठ और फिल्म बनाने की प्रक्रिया के दौरान था। मैं और प्रभुनाथ सिंह आजमी कहा करते थे कि अब हम लोगों ने कहानियां पढ़ ली हैं, पटकथा लिखना है, लेकिन आप बताओ कि आपके मस्तिष्क में वो कौन सी पंक्तियां हैं ज्ञान रंजन की जो अभी भी अपना प्रभाव बनाए हुए है या अभी तक अमिट है। तो मुझे जो पंक्तियां प्रभावित करती रही हैं, उनके कुछ उदाहरण मैं देता हूं, जो कि कहानियों से, जैसे फैंस के इधर उधर में कुछ पंक्तियां आती है कि उनके यहाँ रेडियो नहीं बजता, उनके यहाँ रेडियो नहीं बजता, हमारे घर अक्सर जोर से बजता है। तो अगर फिल्म बनाना है तो देखिए दो दृश्य, उधर का दृश्य और इधर का दृश्य, वहां एक नीरवता है, शांति है, और दूसरी तरफ शोर है। तो शांति और शोर का ये जो बिंब है वो आपको याद रह जाता है। जैसे उनकी पंक्तियां हैं कि उनके पास कितिहीन गाथाएं होंगी और वार्तालाप के अक्षय तृप्ति वाले विषय। हमारे घर में तो मौसम, मच्छर, बच्चों की पैदाइश, रिश्तेदारी की बहुओं, चूल्हा चौका तथा वर्तमान का कचूमर निकाल देने वाले भव्य अतीत के दिव्य पुरुषों का ही बोलबाला है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो किस तरह के विशेषण लगाकर बात करते हैं। गाथाओं के साथ इतिहीन गाथा, यानी कि जो कभी खत्म ही नहीं होने वाली या खत्म हो गई, जो भी कुछ आप मान के चले, या वर्तमान का कचूमर निकाल देने वाला भव्य अतीत। अब ये जो इस तरह के वाक्यों का जो प्रयोग है, वो जो ऐसा था कि उनके समकालीनों ने, मैं किसी ने नहीं कहा। अब जैसे एक पंक्ति आती है कि लड़की के बदचलन होने की बात कभी कभी एक पतित इत्मीनान भी देने लगती है। आप ही बताइए, पतित इत्मीनान और लड़की के बदचलन होने की बात। तो मतलब इस तरह से जो वाक्य रचनाएं हैं, वो जो सिंटेक्स है, उसमें मतलब एक आपको तनाव का अनुभव होता है। संवेदना के स्तर पर आपको अचानक लगता है कि कोई बहुत ही चमकदार और भीतर तक चीर देने वाली कोई पंक्ति आपके सामने आ गई है। जैसे कि माँ के बाएं फेफड़े में जो धब्बा था वो पुनः उभर आया था, या सूरज पिछवाड़े के पीपल के ऊपर आ रहा था और जहां अमरूद की जड़ थी वहां धूप का एक चकत्ता तेजी से बड़ा होता दिख पड़ा। अब आप देखिए कि जिस अमरूद को लेकर, उसकी गंध को लेकर, उसके स्वाद को लेकर, जीवन के साथ उसके जुड़ाव को लेकर जितनी बातें थी, उसके कटने के बाद उसकी जड़ पर जो एक फोकस डालते हैं, तो वो अमरूद के अंत की एक जो कथा है, तो उसके साथ संस्कृति के, ग्रामीण संस्कृति के अंत की भी एक कथा एक वाक्य में उभर कर आ जाती है। एक जब वो लिखते हैं, पता नहीं कहां भाग गए सारे के सारे शब्दों के प्रेम परक वाक्य विन्यास, केवल सन्नाटा है। यानी कि जो वाक्य बोलते हैं उनका जो एक असर है, और अचानक एक पंक्ति आती है कि वो सब तो खत्म हो गए, अब सिर्फ एक सन्नाटा बचा हुआ है। या एक जगह वो लिखते हैं कि मैं सोचने लगा शायद भजन के दिन आ गए हैं। मतलब ये पंक्ति आज भी कितनी प्रासंगिक है। एक जगह वो लिखते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वह अपने अंगों को खूबसूरती से छिपाती थी और खूबसूरती से ही दिखाना चाहती है। आप बताइए कि ये आज का फैशन के इस युग का, भोगवादी संस्कृति का, उपभोक्ता संस्कृति का, और जो आप तमाम मीडिया में, फिल्मों में, अखबारों में जो आप देख रहे हैं, विज्ञापनों में, वो यही है जो साठोत्तरी में ज्ञान रंजन संकेत कर रहे थे। या जैसे हम लोग इन दोनों अनुभव करते हैं, जिस तरह के दंगे फसाद हो रहे हैं,
जिस तरह की सांप्रदायिकता बढ़ रही है, तो एक पंक्ति ज्ञानरंजन की मुझे हमेशा याद आती है कि इस नगर पर वनमानुषों ने कब्जा कर रखा है। आप ये बताइए कि सावित्री का ये वाक्य आज 22वीं सदी के ये दूसरे दहाई के आगे तक कितना रेलेवेंट है। या एक जगह वो कहते हैं कि मैं शहर के मानसल सैलाब में गड़प हो गया होता या पूंजी चमत्कार के बारे में चिर गया होता तो लगता मेरा चेहरा काला है। यानी कि वो अपने चेहरे को, अपनी वैचारिकता को, अपनी पक्षधरता को बचाए रखते हैं और उसको आपको बहुत सूक्ष्म तहों में जाकर पढ़ना होता है, तब पता चलता है कि ज्ञानरंजन इतने 50-60 साल के बाद भी आज भी उतने प्रासंगिक क्यों बने हुए हैं। इन उदाहरणों से निसंदेह लेखक की पकड़ समाज पर, संस्कृति पर, अतीत सभ्यता के अध्ययन पर और मनोविज्ञान है जो समाज का, उस पर एकदम अचूक बनी हुई है। ये कहानियां हमारी बदलती दुनिया के सच का अब भी आईना है। इनमें एक तरफ समय की गंजी खोपड़ी है और दूसरी तरफ केश सजा मस्तक। ये जितने भी हमारे समय के जो सबसे चर्चित चेहरे हैं उनमें आप देखेंगे कि एक तरफ तो उनकी गंजी खोपड़ी है और दूसरी तरफ केश सजा मस्तक है। हर बार नए रूप में जो प्रकट होने की लालसा और अभिलाषा और लोलुपता है वो हमको संकेतों में यहाँ दिखाई देती है। तो समय, समाज, संस्कृति की सार्वकालिक सार्वभौमिक सच्चाइयों का जो तस्करा ज्ञानरंजन की कहानियों में है वो उनके समकालीनों और आज तक एक्सरे में धड़कती हुई नंगई के साथ नहीं मिलता। एक पाठक को, जो मेरा जैसा पाठक है, कवि है, कथाकार नहीं है, कथा आलोचना से जिसका उस तरह का संबंध नहीं है, अगर मुझे ज्ञानरंजन की कहानियां, उनकी पंक्तियां, उनके बिंब, उनके प्रतीक, उनके मेटाफर याद रह जाते हैं, वो तो मुझे लगता है कि ज्ञानरंजन ने एक पाठक के साथ बने रहने का जो कारनामा करना था वो कर दिया है। और मैं अंत में यही कहूंगा कि राहुल जी का, मनोज जी का, अनुपम जी का और राजकमल का आभारी हूँ कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को मौका दिया जो यकीन मानिए के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, पाठक की तरह जो मैं जानता था वो मैंने आपसे शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मनलोई जी। आपने मतलब इतने सुंदर तरीके से बात रखी। एक पक्ष जो हम नहीं जानते थे जो है कि हम तो ये जानते मतलब अंदाजा कि आप अभिन्न हैं उनके, लेकिन आपने उन पर फिल्म भी बनाई थी, जानकारी हमारे लिए नहीं थी और उसके बारे में भी कई सारी चीजें सामने यहाँ पर आई। और आपने कहानियों पर भी बार बार ये कहने के बावजूद कि मैं कहानी का आलोचक नहीं हूँ या मैं बस पाठक हूँ, लेकिन कहानी पर भी बहुत सुंदर तरीके से, उनकी कहानियों पर बहुत, जिसको कह सकते हैं बहुत कसे हुए तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से अपनी बातचीत रखी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राहुल, आपका तो शुक्रिया ही। अनुपम जी हमारे अभी गायब हैं, उनका भी शुक्रिया जो है कि उन्होंने हम तीनों को एक साथ में यहाँ पर होने का मौका दिया। अब हमारी तरफ से ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ इतने समय तक बने रहे और आपने हमारे वक्ताओं को, हम सबको सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्ते सबसे।